सिमुलेशन हाइपोथेसिस एक ऐसी चीज है जिस पर कुछ डिडक्टिव अनुमान के बाद आसानी से सहमत हो सकते हैं। तो क्या आप लोग इससे गुजर कर ये देखना चाहेंगे कि क्या आप में सिमुलेशन हाइपोथेसिस है? एलोन मस्क बस यही है। ठीक है, मेरा पहला सवाल है, इसका साइलेंटली जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि ये संभव है कि हमारे डिसेंडेंट्स के पास कंप्यूटेशनल शक्ति होगी जो आज की तुलना में कहीं ज्यादा होगी? चलो मान लेते हैं कि जवाब शायद हाँ है। क्या दुनिया को इतने बड़े स्तर पर सिमुलेट करने की एबिलिटी हमें ऐसे परिणाम देंगे जहां 2 या इससे ज्यादा हाई फिडिलिटी या हाइपर रियलिस्टिक एंसेस्टर अथवा ओरिजिन सिमुलेशन पूर्णतः रियलिस्टिक फिजिक्स पर आधारित होंगे? चलो मान लेते हैं कि जवाब हाँ है। ये लगभग सही है कि हमारे अनगिनत डिसेंडेंट्स में से कम 2 हर उस जगह फैल गए हैं जिनकी कल्पना हम टाइम और रीजन के आधार पर कर सकते हैं। वे अपने एडवांस एबिलिटी का यूज ओरिजिन सिमुलेशन डिडक्टेड कंक्लूजन के आधार पर करते हैं। एलन मस्क के शब्द में कहें तो हम संभवतः सिमुलेशन में रह रहे हैं। मेरे शब्दों में कहें तो हम एक सिमुलेटेड रियलिटी बनाम एक रियल दुनिया या एक भाग्यशाली दुनिया में हैं। किसी भी फिजिकल थ्योरी में वास्तविकता के कुछ अन्य पहलू को लेकर कुछ अनजाने अनुमान करने होते हैं जिसे फिजिकल एक्सियोम कहते हैं, जिन मान्यताओं को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ये गणितीय कथन पर भी लागू होता है। हम गणित की किसी थ्योरम को बिना किसी अप्रमाणित शुरुआती मान्यताओं के बिना सिद्ध नहीं कर सकते हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस को लेकर जो भी फिलोसॉफिकल अनुमान और मान्यताएं आपने अभी मेरे साथ डिस्कस किया कि क्या भौतिकवाद की अवधारणा वास्तव में सत्य है, इसके बारे में बिना कुछ सोचे ही आपकी एक छुपी हुई अवधारणा है, और वो ये कि भौतिकवादी सिद्धांत और एक्सियम दोनों वास्तव में सत्य हैं, और ये कि हम दोनों के आंसर कैसे देते हैं। आपने गलती से ऐसा मान लिया कि सत्य सूचना पर आधारित नहीं होता है, बल्कि ये किसी चीज पर आधारित होता है जो सूचना जैसा लगता है और जिसे बस सूचना के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। एनर्जी, टाइम और स्पेस पूर्णतः सूचना का रूप नहीं है, क्योंकि आपने उस डिडक्शन को स्वीकार कर लिया है कि हम एक ऐसे आभासीय सच्ची दुनिया में हैं जो वास्तव में सिमुलेशन को नियंत्रित करता है। तो आपने इसके बारे में बिना सोचे ही भौतिकवादी सिद्धांत के बारे में गलत अवधारणा विकसित कर ली। तो परिभाषा के अनुसार एलन मस्क का सिद्धांत भौतिकवादी है क्योंकि वो सिमुलेशन हाइपोथेसिस में विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि वो सिमुलेशन में है जो सूचना आधारित है और सब कुछ सिमुलेशन से ही संचालित है, रियलिटी, टाइम, स्पेस एंड एनर्जी से बना है। तो चलिए भौतिकवाद किससे बना है ये जानने के लिए इसकी तह में चलते हैं। ये भी देखेंगे कि आखिर ये हमारे मन मस्तिष्क में किस तरह समाया है कि हम कोई प्रश्न तक नहीं करते। रूडिमेंट्री फॉर्म में ये कोई रिलीजियस फिलॉसफी जैसा है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई धार्मिक सिद्धांत बताता है कि गैर भौतिक चेतना का जागरण ही भगवान सही रूप में होना है, उसी ने ये सारा भौतिक संसार बनाया है। तो ऐसे में अब आप ये नहीं पूछ सकते कि आखिर फिर वो कौन है जिसने भगवान को बनाया है, क्योंकि इसका जवाब होगा कि वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो मेरे बच्चों, विश्वास करो और प्रश्न करना छोड़ो। धर्म और माइथो फिलॉसफी दोनों में आप ये प्रश्न नहीं पूछ सकते कि आखिर एनर्जी को किसने बनाया है। अगर आप पूछते हैं तो जवाब होगा बिग बैंग। यही वो एनर्जी था जो है, सदा रहेगा। तो मेरा विश्वास रखो और ऐसे सवाल मत पूछो जिसका जवाब ही ना मिले। तो आखिर भौतिकवाद और एनर्जी को किसने बनाया? तो इसका जवाब है किसी ने नहीं, ये है
और सदा से था। सिर्फ भौतिकवादी सिद्धांत को छोड़कर हर धर्म में इसका जवाब एक ही है कि ये है और आगे भी रहेगा। इसे किसी ने नहीं बनाया है। इसको लेकर मॉडर्न व्यू पॉइंट पुराने आइडिया को रिजेक्ट करता है कि सिर्फ और सिर्फ हर तरफ टाइम, स्पेस एंड एनर्जी है। इसके बावजूद न्यू व्यू पॉइंट ज्यादा कंजर्वेटिव है। इसके अलावा ये क्वांटम मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स के द्वारा दिए गए सिद्धांत को लेकर ज्यादा क्रिटिकल भी है। एक पिक्चर जिसमें भौतिकता और ऊर्जा नहीं है तो जान लीजिए वहां पर केवल इंफॉर्मेशन, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम होता है। इस तरह के विस्तार में सबसे नवीन विचार इंफॉर्मेशन का है। लेकिन आइए हम उस व्यू पॉइंट को इतनी आसानी से दूर नहीं होने देते हैं ताकि हम उन आधुनिक लोगों से एक प्रश्न पूछ सकें। ठीक है, फिर यह जानकारी कहां से आई? और कृपया मुझे यह मत बताना कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि रिलीजियस लोग जो कहेंगे वही होगा और उनका उत्तर वही होगा जो वो कहेंगे। ये सिर्फ सूचना है। विश्वास रखो और उस प्रश्न को दोबारा मत पूछो। तो चलिए आपको सेल्फ सिमुलेशन हाइपोथेसिस एजुकेशन की ओर ले चलते हैं। ये आप पर है कि आप इस अधिक कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट पर विश्वास करते हैं या नहीं कि ऊर्जा ही सूचना है। आइए इसे केवल एक हाइपोथेटिकल के रूप में लें ताकि हम इस डिडक्शन का एक साथ पता लगा सकें। तो पहला प्रश्न है कि क्या भविष्य से पर्याप्त रूप से विशाल कलेक्टिव डिसिडेंट मानसिक रूप से हमारे जैसी वास्तविकता का अनुकरण कर सकती है जिसमें स्वयं का उद्भव, अनुकरणकर्ता या विचारक शामिल हैं? क्योंकि हमारे कुछ सबसे अच्छे रियलिस्टिक ड्रीम हमारे सबसे अच्छे कंप्यूटर सिमुलेशन की तुलना में कहीं अधिक उच्च रेजोल्यूशन वाले हैं। हम निश्चित रूप से इसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है? पक्का, हाँ। यदि इतनी विशाल चेतना वास्तव में भविष्य में घटित हो सकती है तो इसमें वास्तविकता का मनमाने ढंग से यथार्थवादी सिमुलेशन हो सकता है और ये स्वयं को सैद्धांतिक रूप से सिमुलेट भी कर सकती है। दूसरा सवाल, क्या कोई चेतना हमारी अपनी चेतना से कहीं अधिक विकसित हो सकती है? और क्या ये नए रूपों में क्वांटम एंटेंगलमेंट या वॉर्म होल जैसी किसी चीज के माध्यम से मौजूद हो सकता है जहां इसकी जागरूकता किसी तरह समय के साथ खत्म हो जाती है, जैसे पूरी तरह से अलग प्रकार की चेतना? और क्या एक चेतना एटम से बनी होती है या ये प्रकाश या अंतरिक्ष समय की तरंगों या कुछ और से बन सकती है जिसे हम अब तक नहीं समझते हैं जब तक हमारे पास एक मजबूत क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी नहीं है? तो आइए प्रफुल्ल होकर सोचते हैं और मान लें कि उस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि शायद ये है। तो फिजिक्स में ऐसा माना जाता है कि अगर पर्याप्त समय दिया गया है तो ऐसे में जो कुछ भी हो सकता है अंततः होगा। इसलिए यदि एक चेतना हमारे अपने से अधिक तेजी से मौजूद हो सकती है तो ये मौजूद है, कम से कम आइंस्टाइन के अनुसार। और कैसे उन्होंने अच्छे सबूत के साथ दिखाया कि भविष्य और अतीत दोनों मौजूद हैं। और अगर आइंस्टाइन का विचार सही है, पर्याप्त समय दिया गया है तो भविष्य की चेतना विशाल है। और हाइपर रियलिस्टिक एंसेस्टर सिमुलेशन सिमुलेशन हाइपोथेसिस है और सेल्फ सिमुलेशन हाइपोथेसिस से चलती है। वे दोनों समान डिडक्टिव लॉजिक ट्रीज का पालन करते हैं।
और वे दोनों साक्ष्य का भी उपयोग करते हैं। तो चलिए थोड़ी प्रतियोगिता चलाते हैं और सबूतों के लिए तरह तरह के अंक देते हैं। हमारे पास सबूत हैं कि 2022 में कंप्यूटर बहुत रियलिस्टिक सिमुलेशन कर रहे हैं, तो ये सिमुलेशन हाइपोथेसिस के लिहाज से एक पॉइंट है। और हमारे पास सबूत है कि हमारे ड्रीम्स हाइपर रियलिस्टिक सिमुलेशन करने में सक्षम हैं। जीवन में मेरे कुछ सबसे रियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस, मेरे कुछ ड्रीम्स हैं जो इतने रियलिस्टिक थे कि मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि जब मैं उठा तो वे सच नहीं थे। तो ये सेल्फ सिमुलेशन हाइपोथेसिस के लिए एक पॉइंट है। हम बाध्य हैं क्योंकि हमारे पास सबूत है कि चेतना मौजूद है। सेल्फ सिमुलेशन हाइपोथेसिस के लिए ये एक और पॉइंट है। हमारे पास सबूत हैं कि कंप्यूटर सिमुलेशन विकसित हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं और ये अधिक पावरफुल हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के लिए एक और पॉइंट है। और हमारे पास सबूत हैं कि चेतना एक इवॉल्विंग प्रोसेस का रिजल्ट है जो समय के साथ और अधिक पावरफुल होता जा रहा है। सेल्फ सिमुलेशन हाइपोथेसिस के लिए ये एक और पॉइंट है। तो एक क्लोज रेस है ना? तो आइए भौतिकवाद के प्रतिस्पर्धी की जांच ओल्ड स्कूल विचार से करें। सरप्राइजिंगली हमारे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि भौतिकवाद और फिलॉसफी सत्य हैं, इसलिए नो पॉइंट। हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के रूप में सबूत है कि इंफॉर्मेशन से बनी थ्योरी ऑफ रियलिटी सही है। तो एविडेंस प्रूफ नहीं है, इंप्लीकेशन भी प्रूफ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का अर्थ ये है कि जॉन व्हीलर के शब्दों में रियलिटी इंफॉर्मेशन सैद्धांतिक हो सकती है। और वो जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। दूसरे शब्दों में हमारे पास एविडेंस है कि रियलिटी इंफॉर्मेशन से बनी है। तो ये दिलचस्प है क्योंकि ये सेल्फ सिमुलेशन हाइपोथेसिस के लिए एक पॉइंट है, लेकिन ये सिमुलेशन हाइपोथेसिस के लिए एक पॉइंट नहीं है। क्योंकि जो लोग मानते हैं कि रियलिटी इंफॉर्मेशन से बनी है, जैसे जॉन व्हीलर भौतिकवादी नहीं हैं, तो चलिए स्कोर पता करते हैं। अब हम सेल्फ सिमुलेशन हाइपोथेसिस के लिए 3 पॉइंट पर हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के लिए 2 पॉइंट और भौतिकवादी हाइपोथेसिस के लिए 0 पॉइंट। मेरे लिए निष्कर्ष ये रहा कि यहाँ अधिक संभावना नहीं है कि हम भविष्य की चेतना के एक अकल्पनीय रूप से एंसेस्टर सिमुलेशन में हैं। वो स्वयं हमें उनके पूर्वज और स्वयं हमारे वंशज जो हमसे उत्पन्न हुआ है, दोनों को साकार या स्वयं सिमुलेट करता है। लेकिन कुछ अस्पष्टता है जिसे मैं स्वीकार करूंगा और 3 प्रश्नों के साथ स्पष्ट करूंगा। इंफॉर्मेशन क्या है? मतलब क्या है? और क्या इनमें से कोई भी शब्द चेतना के बिना अस्तित्व में हो सकता है? तो इंफॉर्मेशन ही मीनिंग है। ये हमेशा मीनिंगफुल होती है। तो पहले प्रश्न के लिए हम उत्तर दे सकते हैं कि इंफॉर्मेशन मीनिंग पीरियड है। ठीक, लेकिन मीनिंग क्या है? मीनिंग चेतना का व्यवहार है। यदि आप वर्ड के मीनिंग से निपट सकते हैं तो इंफॉर्मेशन के रूप में कुछ बहस करना चुनौतीपूर्ण है, और दुर्भाग्य से एक ऐसी प्रणाली के बाहर वर्ड के मीनिंग पर चर्चा करना असंभव है जिसमें एक ऐसी इकाई है जो मीनिंग का वर्णन करने या वास्तविकता बनाने में सक्षम है। चेतना एक्चुअलाइजर एक स्क्राइबर या मीनिंग का निर्माता की तरह है। मीनिंग वो है जो चेतना करती है। आप नाउन चेतना के क्रिया के रूप में मीनिंग के बारे में सोच सकते हैं। रियलिटी के फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक जैसे कि एनर्जी जो स्वयं इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कोई अच्छा तर्क नहीं है।
मानवता का अब तक का सबसे पावरफुल थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स है, और जैसा कि बताया गया है, इसका अर्थ है कि रियलिटी इंफॉर्मेशन से बनी है। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि फंडामेंटल फिजिक्स के इंडस्ट्री में हमारे पास ये बेकार सा रहस्य है जिसे मेजरमेंट प्रॉब्लम कहा जाता है। तो इससे पहले कि हम मेजरमेंट प्रॉब्लम को कवर करें, आइए क्लियर कर लेते हैं, जो कोई भी अगर क्वांटम थ्योरी को समझने का दावा करता है वो या तो झूठ बोल रहा है, या पागल है, या पहली बार में ही इसे नहीं समझ पाया है। क्वांटम मैकेनिक को कोई नहीं समझता, इसलिए ट्रोल्स होंगे और नफरत करने वाले भी होंगे जो इस वीडियो पर कमेंट करेंगे कि मैं क्वांटम मैकेनिक के संबंध में और चेतना के बारे में बात करने के लिए एक सन की हूं। अब अगर मैं एक क्रैकपॉट हूं तो कम से कम मैं अच्छी संगति में हूं। यहाँ कुछ चीजें हैं जो मॉडर्न फिजिक्स के कुछ दिग्गजों ने कहा है कि चेतना का हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। भौतिक परिभाषा के हिसाब से चेतना बिल्कुल मौलिक है। संसार की वस्तु मन की वस्तु है। ऑन्टोलॉजी ऑफ रियलिटी के संदर्भ में ये दो उदाहरण हैं, इनका कोई पोएटिक साइड नहीं है। हमें तथाकथित इनर्ट मैटर में जीवन या मन के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण सही है तो हम अंततः उन्हें कम से कम रूडिमेंट्री फॉर्म में पूरे ब्रह्मांड में पाएंगे। ब्रह्मांड भर में प्राथमिक चेतना मन या मन के रूप में प्रकृति का कुछ हिस्सा पूरे ब्रह्मांड में मौजूद होना चाहिए। ये है, मैं सच मानता हूं, फिजिक्स के नियम प्रत्येक अणु के वर्णन में मस्तिष्क के लिए एक स्थान छोड़ते हैं। दूसरे शब्दों में, मन पहले से ही प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में निहित है और मानव चेतना की प्रक्रियाएं केवल डिग्री में भिन्न होती हैं, ना कि प्रकार में जिसे हम मन के रूप में अनुभव करते हैं। स्वाभाविक रूप से अंततः तरंग क्रिया और पार्टिकल्स डांस के स्तर तक पहुंच जाएगा। इनमें से किसी भी स्तर के बीच कभी ना भरने योग्य अंतर या अवरोध नहीं है। ये निहित है कि एक अर्थ में प्राथमिक चेतना कण फिजिक्स के स्तर पर भी मौजूद हैं। क्या इस संसार की ऑर्डरिंग स्ट्रक्चर के पीछे खोज करना सर्वथा बेतुका है? एक चेतना के इरादे ये सभी स्ट्रक्चर्स थी। दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं इसे और अधिक मॉडर्न लैंग्वेज में फिर से परिभाषित करूंगा। वर्नर हाइजेनबर्ग, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के पहले संस्करण को श्रोडिंगर से पहले अपने मैट्रिक्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखा था, इनका मानना है, क्या ये पागलपन है? और ये सभी लोग मेजरमेंट प्रॉब्लम के संदर्भ में कमेंट कर रहे हैं। ये केवल पोइटिक राइटिंग नहीं है। यहाँ हाइजेनबर्ग कह रहे हैं, क्या ये सोचना पागलपन है कि क्वांटम मैकेनिक्स ही इस दुनिया की संरचनाएं हैं? क्या इस प्रकार की चेतना चीजें किसी इरादे से है और वो असल में मानवीय चेतना जैसी बात नहीं कर रहे हैं? सेल्फ स्टिमुलेशन हाइपोथेसिस कहती है कि अंततः एक ग्रेट माइंड विकसित हो सकता है, और क्योंकि ये विकसित हो सकता है, ये अंततः उभरता है और ये गणित को चलाने में सक्षम है। एल्गोरिदम जो उन गणितों पर प्रभावित होते हैं जो खुद को बूटस्ट्रैप करते हैं या वास्तविकता को रियलिटी में बूटस्ट्रैप करते हैं। हाइजेनबर्ग का उदाहरण अब तक सेल्फ सिमुलेशन हाइपोथेसिस के सबसे करीब है। फ्रैंक विल्क में लगभग एक सप्ताह पहले यूसी सैन डिएगो में फोंग और डेविड के साथ फ्रैंक विल्क से इस उदाहरण के बारे में पूछा था, और मैं अपने आईफोन में उन पेपर्स में से एक को देख रहा था जहां मैंने ये उदाहरण लिखा था, और मैं चाहता था उनसे इस उदाहरण के बारे में जानूं, और मुझे ये नहीं मिला, इसलिए ये काम नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं, क्वांटम थ्योरी के अर्थ पर रेलिवेंट लिटरेचर अस्पष्ट है।
हर कोई इसके बारे में बहस करता है, दूसरे शब्दों में, और मुझे विश्वास है कि ये ऐसा ही रहेगा। दूसरे शब्दों में लोग इसके बारे में तब तक बहस करते रहेंगे जब तक कोई साथ नहीं आता और क्वांटम मैकेनिक्स की औपचारिकता के भीतर निर्माण करता है। दूसरे शब्दों में शायद एक बोल्टन, लेकिन इसे क्वांटम मैकेनिक्स की व्याख्या करनी होगी या क्वांटम मैकेनिक्स से निपटना होगा, इसलिए उन्हें इस उदाहरण के साथ आना होगा। और क्या है, दूसरे शब्दों में एक पर्यवेक्षक को क्वांटम मैकेनिक्स में डालेंगे, एक अर्थ में वो जो कह रहा है और वो परिभाषित कर रहा है कि पर्यवेक्षक का क्या अर्थ है। यहाँ एक मॉडल यूनिट है जो सचेत जागरूकता के एक पहचानने योग्य कैरिकेचर के अनुरूप है। वो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने बहुत काम किया है जिसने हमें हेड्रॉन फिजिक्स की बेहतर समझ दी है। संभव है कि चीजों को देखने का नया तरीका हमें चकित कर दे। ये मेजरमेंट प्रॉब्लम के संदर्भ में कहा गया है और ये भौतिकी विज्ञान और बेल्स थ्योरम के लेखक हैं जो मेजरमेंट प्रॉब्लम के बारे में है। एक पॉइंट पर लोगों ने सोचा कि फिजिकल रियलिटी तब बदल रही है जब हमें इसके बारे में जागरूकता है, क्योंकि कुछ भौतिक बातचीत के द्वारा हमें इसके बारे में जागरूक होने के लिए इसके साथ क्या करना है आप जानते हैं। जैसे किसी चीज को देखने के लिए उस पर प्रकाश डालना पड़ता है। मेरा मतलब है कि वो एक गणितीय भौतिक विज्ञानी है और वो उस पर एक विचार प्रक्रिया के साथ आया था जो बाद में प्रायोगिक भौतिकी में परिवर्तित हो गया और फिर मान्य हो गया, और ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। इसे बेल्स थ्योरम कहा जाता है और ये मेजरमेंट प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पहले कुछ तर्कों को नहीं मानता है। लेकिन मेरा विश्वास करो, मेजरमेंट प्रॉब्लम पर अभी भी गर्मागर्म बहस होती है और लोग नहीं जानते कि क्वांटम मैकेनिक्स का क्या मतलब है और हर किसी का अपना दृष्टिकोण है। ये एक प्रॉब्लम है और सामान्य रूप में ऐसा नहीं है। सामान्य रूप में इन सभी असहमतियों का अर्थ नहीं है और फाइनमैन ने लोगों को नहीं कहा होगा। कोई नहीं समझता कि सामान्य रूप में क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अलग है। ब्रह्मांड का अध्ययन और चेतना का अध्ययन अविभाज्य रूप से जुड़ा होगा और एक में अंतिम प्रगति दूसरे में प्रगति के बिना असंभव होगी। भौतिकवाद का धर्म जो मौलिक भौतिकी में चेतना के लिए किसी भी मूलभूत भूमिका को अस्वीकार करता है, चाहे कुछ भी हो। भौतिकी के दिग्गज और अनगिनत अन्य लोग जो कहते हैं, ये कुछ उत्साही लोगों को पॉइजनस बना देगा। जैसे जब आपको नफरत करने वाले मिलते हैं, वो मेरे खिलाफ चेतना के बारे में बात करने के लिए या किसी भौतिक विज्ञानी या व्यक्ति को मौलिक भौतिकी के संदर्भ में चेतना के बारे में बात करने के लिए, आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो इतने मतलबी और द्वेषी हो जाते हैं कि ये लगभग धर्म की तरह है, जैसे हठ धर्मिता। वास्तव में सिर्फ इस सच्चाई की ओर इशारा करते हुए कि भौतिकवाद एक दर्शन है जो वैज्ञानिक पद्धति में सबूतों से कम नहीं है, इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोगों को परेशान करेगा और निश्चित रूप से इसे धर्म कहना कुछ लोगों को प्रभावित करेगा। अब इसके साथ ही आइए बिना किसी खेद के समझाएं कि मेजरमेंट प्रॉब्लम क्या है। जब हमारे पास भौतिक प्रणाली के बारे में जागरूकता हो सकती है तो ऐसे में ये अपने व्यवहार को गहराई से बदल देता है। जैसे कि ब्रह्मांड जानता है कि हम इसका एक हिस्सा देख रहे हैं और फिर ये जानते हुए कि ये डरावना है, इसके परिणाम स्वरूप अपने व्यवहार को बदल देता है। शब्द समस्या एक है, ये केवल भौतिकवाद के दर्शन के लिए एक समस्या है। स्पष्ट रूप से यदि आप एक भौतिकवादी हैं जो चेतना को मूलभूत रूप से अस्वीकार करते हैं, तो भौतिक चीजें जागरूकता के आधार पर अपने व्यवहार को बदल रही हैं कि चेतना उनके बारे में हो सकती है। ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी ओर, यदि सेल्फ सिमुलेशन हाइपोथेसिस सही वैज्ञानिक कहानी होती तो ये एक आवश्यकता होगी कि चेतना मौलिक है और ये कोई समस्या नहीं होगी। तो सेल्फ सिमुलेशन हाइपोथेसिस द्वारा आवश्यक अन्य सेल्फ प्रूफ धारणा ये है कि टाइम और वर्क नॉन लोकल हैं। दूसरे शब्दों में, भविष्य अतीत को प्रभावित कर सकता है।
हमें उभरती पैन चेतना सबस्ट्रेट की आवश्यकता है जो सेल्फ सिमुलेशन के गणित को आत्मबोध के लिए चलाता है या स्वयं को हमारे और शेष अतीत के साथ एक ट्रांसटेम्पोरल फीडबैक लूप के माध्यम से अस्तित्व से जोड़ता है। इसलिए हमें एक लीनियर कैजुअल चेन को एक सर्कल में लूप करना होगा, जहां सिमुलेशन सरल प्रोग्राम कोड एक प्रोग्रेसिव पदानुक्रम या एक आकस्मिक पदानुक्रम के शीर्ष पर उभरती पैन चेतना सबस्ट्रेट के दिमाग में रहता है, और जहां पैन कॉन्शियस सबस्ट्रेट स्वयं को उस कोड को भरने के लिए वास्तविक बनाता है, जिसे हम तार्किक रूप से आत्मनिर्भर व्याख्यात्मक शक्ति के संदर्भ में हमारे चारों ओर भौतिक ब्रह्मांड के रूप में पहचानते हैं। सेल्फ स्टिमुलेशन हाइपोथेसिस सिमुलेशन हाइपोथेसिस की तुलना में कम पैराडॉक्स और परेशान करने वाले प्रश्न छोड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिमुलेशन हाइपोथेसिस लीनियर टाइम या कैजुअलिटी पर आधारित है और भौतिकवाद के प्राचीन यूनानी दर्शन में डूबी हुई है।